हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षक घाट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार के बिहार एसएससी के द्वारा जो 10th पेज पे पोस्ट निकली है, जिसको प्यून या हम लोग परिचारी भी कहते हैं, उसके बारे में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये पोस्ट भरना उचित है या नहीं। तो मैं कहूँगा बेरोजगार से बढ़िया है कोई भी आप रोजगार करें, और ईमानदारी का काम कोई भी हो अच्छा नहीं लगता है। और इसी पे दो लाइनें भी मैं कहना चाहूँगा कि राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्यों पूछ रहे कि नीर कहाँ तक जाएगा। खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल पे, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। छोटी सी लाइन थी, ये फेमस राइटर है जो नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, तो उन्होंने ये कहा था। तो पहले आप कोई एक जॉब कर लें, और ईमानदारी का काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर आप किसी जॉब में हैं तो ये मत भरिए, अगर किसी गवर्नमेंट अच्छी पोस्ट पे हैं तब तो ये नहीं भरना है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप बेरोजगार हैं तो एटलीस्ट आप अपने आप को जांचने के लिए तो भरें कि आप ये भी क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए जो योग्यता है वो है 10th मैट्रिक, और इससे हायर क्वालिफिकेशन भी आप रखते हैं तो देखिएगा इसमें इतने फार्म लोग भरेंगे, पीजी हो पीएचडी तक इसमें फॉर्म भरेंगे ये, क्योंकि बेरोजगारी का आलम ही ऐसा है। ठीक है, तो पहली तो और ये है कि क्वालिफिकेशन इसके लिए मैट्रिक चाहिए, चाहे कितना ही परसेंट हो, आप केवल उत्तीर्ण होने चाहिए मैट्रिक में। इसके लिए हालांकि डेट बढ़ा दिया गया है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक इसका डेट है भरने के लिए। ठीक है, आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, अब रही बात संख्या की, तो यहाँ पे आप पोस्टों की संख्या देख सकते हैं टोटल कितनी है। तो अलग अलग विभागों में जितने भी बिहार सरकार के अंतर्गत शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, रोड निर्माण विभाग, मतलब अलग अलग जो विभाग हैं उन्हीं सब में अलग अलग जिलों में ज़्यादातर जो इसकी पोस्टिंग है वो पटना में होगी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर हेडक्वार्टर जो पटना में है वहीं पे इनकी पोस्टिंग होगी। हाँ, कोई जिला समाहरणालय ऑफिस हो गया, डीएम ऑफिस, वहाँ पे अगर कहीं पोस्टिंग मिलती है तो विभिन्न जिलों में आपको पोस्टिंग हो सकती है। तो ये तो आप खुद से भी देख सकते हैं। जो मैं मुख्य इसमें जो बातें करने वाला हूँ वो क्राइटेरिया के बारे में और सिलेबस के बारे में। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं। मुझे एक दो मैसेज भी आए थे, किसी साथी ने, हमारे जानकार ने ही हमसे पूछा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बना दिया जाए। और मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं भी एक विभाग में कार्यरत हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। तो अनारक्षित पुरुषों के लिए ये उम्र की सीमा बताई गई है, जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 37 है, जो पिछड़ा वर्ग की महिला या पुरुष है उनके लिए 40 वर्ष। ये सब आप पढ़ सकते हैं खुद से। ठीक है, नेक्स्ट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज सिलेबस, क्योंकि कैसे आपका सिलेक्शन होगा ये महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ कि ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, एमसीक्यू। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें आपको एक सही है वो टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है एक, मतलब इसमें ये भी है निगेटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ क्लियरली मैसेज लिखा हुआ है, ये आप पढ़ भी सकते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और गलत उत्तर के लिए 1 अंक, यानी 0.25, 1/4 निगेटिव है। 4 प्रश्नों पे आपका 1 नंबर कम हो सकता है। क्लियर है। उसके बाद ये 2 स्टेज की परीक्षा होगी, ये क्लियर है, क्योंकि अगर 40,000 से अधिक आवेदन होते हैं तो ये इसमें क्लियर कहा गया है कि पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद नेक्स्ट चरण में मेन परीक्षा होगी। और प्रारंभिक परीक्षा के से जितने कैंडिडेट होंगे उसमें से लगभग 10 गुना के आसपास या 5 गुना 5 गुना ही, यहाँ पे क्लियर स्पष्ट लिखा हुआ है, 5 गुना ही कैंडिडेट आगे सेलेक्ट किए जाएंगे। यानी अगर 2000 पोस्टें हैं तो 10,000 के आसपास मेन एग्जाम के लिए लोग क्वालिफाई होंगे, और उन्हीं के और प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स फिर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, अब हम सिलेबस का बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो इस वीडियो का पर्पज़ है, उद्देश्य है, वह सिलेबस के बारे में। पहला है सामान्य अंक गणित, दूसरा है सामान्य ज्ञान, और तीसरा है सामान्य हिंदी। ठीक है, तो निगेटिव के बारे में तो आपको पता चल गया। परीक्षा की अवधि जो होगी वो 2 घंटे की होगी, लेकिन दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए प्रति घंटा की दर से 20 मिनट, यानी 2 घंटा 40 मिनट, उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो ये रहा आपका सिलेबस। सामान्य अंक गणित 30 मार्क्स का ये रहेगा, यानी मैथ भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इसमें ये चीज़ ध्यान रखिए, एडवांस मैथ का उतना हिस्सा नहीं है जो मेन कन्फ्यूजन है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो अर्थमेटिक जो अंक गणित होता है उन्हीं सबसे, लाइक लाभ हानि हो गया,
टाइम डिस्टेंस हो गया, समय दूरी हो गया, समय कार्य हो गया, परसेंटेज हो गया, बट्टा हो गया, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, इन सब। इसके लिए आपको अगर RS अग्रवाल, मैं सोर्स भी बताता चलता हूँ और बिल्कुल ऑथेंटिक बताऊँगा, क्योंकि मैंने भी इन सब चीज़ का रिवीजन किया है। मैंने भी जब जॉब मेरी नहीं थी तो मैंने इनको फॉलो किया था। तो RS अग्रवाल की एक मैथ की कंपटीशन की बुक आती है, आप उसको लेकर प्रैक्टिस करिए, उससे आगे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये मैथ के लिए हो गया। दूसरा है सामान्य ज्ञान। सामान्य के लिए सबसे बेस्ट जो मैं बताऊंगा वो है लूसेंट, अभी तक भी लेटेस्ट जरूर एडिशन आप लीजिए, ठीक है। और उससे भी नहीं, अगर आपको इच्छा है, जैसे आप बिल्कुल प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो SCERT या NCERT की 6 to 10th बुक को डिटेल स्टोरी की तरह आप पढ़ जाइए, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो या कोई भी हो, आप उसको डिटेल में पढ़ जाइए और साथ में लूसेंट रखिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। ये मैं लिखित गारंटी के साथ देता हूँ, बशर्ते कि आप ईमानदारी से पढ़ें। ये नहीं कि आप बहुत सारे सोर्सेज पर रिलाई हो गए, बहुत सारे सोर्सेज हमने ले लिए, इस चैनल से ये ले लिया। मेरा ज़रूर यूट्यूब चैनल बहुत छोटा है, लेकिन मैं गारंटी बताता हूँ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर आप करेंगे तो ये पोस्ट तो बहुत ईजी है, आप इजीली ले सकते हैं। और मैं कहूँगा कि आप मेहनत करिए, आप जरूर, क्योंकि इसमें आप चैप्टर के नाम देखिए, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और भूमंडलीकरण, ये सब SCERT बिहार बोर्ड की किताब के ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। क्योंकि बिहार सरकार का ये एग्जाम है तो प्रोबेबली बहुत सारे चांसेस हैं कि उन बुक से एज इट इज़ क्वेश्चन बने। तो मेरा ये सुझाव रहेगा, अगर आप, बाकी आपकी मर्जी है, करना आपको है, मुझे नहीं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, बिहार बोर्ड की साइंस की, सोशल साइंस की 6 to 10th बुक डिटेल पढ़ जाइए स्टोरी की तरह, और जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें जो भी लगे आप हेडलाइन कर लिए। अगर आपको इसके संदर्भ में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं पर्सनली आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है साइंस के बाद सामान्य हिंदी, इसकी भी लूसेंट की ग्रामर की बुक आती है, सबसे बेस्ट है, आप वो पढ़ सकते हैं। या फिर यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक गद्य खंड और एक काव्य खंड के अंश, 10वीं कक्षा क्लियरली लिखा हुआ है, इसको हल्के में नहीं लेना है। 10वीं कक्षा की बुक आप लेंगे, गद्य और काव्य, और दोनों के जो चैप्टर्स हैं आप लोग कहेंगे तो मैं उसको इसमें करवा भी दूंगा चैनल पे। 10वीं कक्षा की जो बुक है, स्टोरी, गद्य खंड और जो कविताओं का है, उसके अंश और रचनाकार पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, यानी 30 में से 5 नंबर, 10 नंबर उसमें से फिक्स है। 5 तो बिल्कुल मिनिमम है 5, बाकी मैक्सिमम कितना भी जा सकता है। तो और बाकी यहाँ टॉपिक, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब, कोई भी एक हिंदी की ग्रामर बुक लीजिए जिसमें पर्याप्त चीज़ें हों, आप वो पढ़ें। मैं लिखित करता हूँ, आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। ये था मेन चीज़, यानी मैथ के लिए RS अग्रवाल, ठीक है। उसके बाद सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट या SCERT या फिर NCERT भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव SCERT रहेगा। बाकी आप NCERT भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि 9th 10th में NCERT फॉलो हो रहा है, आने वाले दिन में बिहार बोर्ड में भी NCERT फॉलो होगा। सामान्य हिंदी के लिए लूसेंट की कंपटीशन हिंदी की बुक और 10th की हिंदी बुक जरूर आप लेकर बहुत डिटेल में कर लीजिए। लाइक इसमें लेखक, हिंदी वाले में गद्य खंड, काव्य खंड में लेखक और कवि के जन्म के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में आप अपनी तैयारी पूरी तरीके से कीजिए। मैं ये गारंटी करता हूँ आपके जॉब को कोई नहीं रोके, और कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, मैं क्लियर कर देता हूँ। कोई ये नहीं सोचेंगे अभी तो एग्जाम होगा तब, हालांकि कट ऑफ में अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कट ऑफ बहुत ऊंचा जाने वाला है, क्योंकि बहुत दिन बाद ये वैकेंसी आई है, बहुत बम्पर पैमाने पर फार्म डालेंगे। उदाहरण के लिए AEDU केवल ग्रेजुएशन था, क्या था, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन, 10 लाख के ऊपर फार्म उसमें जा चुके हैं, ठीक है। आप डाटा उठाकर देख लीजिएगा, बाकी मेरा बताना आपको काम था। और इस पे नहीं जाना है, ये जो आप लोगों ने देखा है यहाँ पे अनारक्षित व 40%, ये केवल मिनिमम है कि 40% आप पासिंग मार्क्स है, न्यूनतम अर्हतांक मिनिमम। 40 से नीचे तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, वो अगर 40 से नीचे है तो आपको पढ़ाई भी छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें बात करेंगे आरक्षण, तो वो तो जानते हैं, आरक्षण में ज़्यादा कुछ बताने का नहीं है। एक जो इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रहा है वो EWS के बारे में आ रहा है। EWS का एक प्रश्न एक साथी ने पूछा था कि अगर वो शादीशुदा उनकी पत्नी है तो उनका EWS कहाँ का लगेगा। तो क्लियर है, उनका जो EWS लगेगा वो उनके मायके का लगेगा, उनके पिता के आधार पर, ठीक है। उनका जहाँ मायका है वहाँ का EWS लगेगा, आवासीय आपके यहाँ का चल सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट, अब इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। बाकी और भी अगर आपका कुछ इसमें प्रश्न हो या डाउट हो आप पूछ सकते हैं। फॉर्म हमने फिल किया है, ये डेट बढ़ चुका है, ये क्लियर है, ये डेट बढ़ चुका है, फीस भी बहुत सस्ता है। आप भरिए, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप एग्ज़ाम भरिए, इसमें कुछ फॉर्म भरिए। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है किसी भी प्रकार की, आप सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको हर संभव मदद करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। ये था छोटा सा अपडेट। इसके अलावा मैं अभी नेक्स्ट और भी जो वैकेंसीज़ हैं उनके ऊपर भी वीडियोज़ बनाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।